अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और जहाँ जहाँ भी गिमी टीवी यूके के देखने और सुनने वाले बैठे हैं उन सबको शगुफ्ता गिमी लोधी की तरफ से एक मर्तबा फिर द शगुफ्ता शो में खुश आमदीद। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो जनाब वाला राइटर हैं और ह्यूमनिस्ट हैं और सबसे बढ़कर साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमने उनको ज़हमत दी है ओटावा से, कनाडा से। और आज हम आपके साथ हम जनाब रूबरू करवा रहे हैं सादिका नासिर जी को। और इनका जो ताल्लुक है वो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस तरह से इंग्लैंड और कनाडा आज साथ साथ बैठे हैं। तो जी, आइए सबसे पहले तो सादका नसर जी, मैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत मेहरबानी कि आप गिमी टीवी यूके के लिए आपने अपना टाइम निकाला, बहुत मेहरबानी। कैसी हैं बहुत आप? शुक बहुत शुक्रिया शगुफ्ता गिमी साहिबा। आपने इतनी दूर से मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और अ, एज़ाज़ की बात है। आपका काम ऐसा है, फिर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, फिर आप राइटर हैं, 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं और वो किताब आपकी जो बुक्स हैं, वो कमाल की बुक्स हैं। उसमें कितना कुछ बच्चों के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, सोशल इश्यूज़ पे, और फिर आप जो सोशल मीडिया पे इतनी आप एक्टिविस्ट हैं और जिस तरह से आप अपना पैगाम और एक शऊर दे रही हैं, वो सब काम ने हमें मजबूर किया कि हम इंग्लैंड से, लंदन से चलते हुए हाँ। आप तक पहुँचे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि पाकिस्तान से आप कहाँ से हैं और कब से आप यहाँ पे कनाडा में हैं? शगुफ्ता साहिबा, मैं अपना तारुफ़ क्या करवाऊँ, छोटा-सा तारुफ़ है मेरा कि मैं लाहौर में पैदा हुई पाकिस्तान में जी। और क्वेटा से मैंने आगाज़ किया अपनी इब्तदाई तालीम का। अच्छा। फिर उसके बाद 1965 में मैं कराची चली गई अपने वालिद के साथ, हमारी हुँ। फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। फिर वहीं से 65 से लेकर 1982 तक मैं कराची में ही ज़ेर तालीम रही। अच्छा। वहीं से स्कूल, प्राइमरी, वहीं से सेकेंडरी, वहीं से कॉलेज, वहीं से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने मास्टर्स किया हुँ, हुँ। 1982 में और 1982 में ही मैं लाहौर वापस हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई। वहाँ पर फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब शुरू की, फ़ौरन ही मुझे जॉब मिल गई और जॉब के फिर कुछ ही 1-2 सालों के बाद मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी हुँ, हुँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी में। जी। और उसके बाद 1999 में वही जॉब करते-करते आफ्टर 17 इयर्स मैं कनाडा आ गई और कनाडा आकर भी मैं मेंटल हेल्थ में ऑटिज़्म के साथ मैं काम करती आ रही हूँ। अच्छा, बहुत काम है ऑटिज़्म का। और और ऑटिज़्म बहुत यकीनन चैलेंजिंग है अच्छा, अच्छा। और उसके बाद अब मैंने अदबी सरगर्मियाँ और जैसा कि आपने फ़ेसबुक पे कहा कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, फ़ेसबुक पे एक्टिव मैं बस ऐसे नहीं हूँ कि कोई, लेकिन पर्पसली मुझे ये नहीं, होता है कि आपका अगर शऊरी काम है। ये आपका काम प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत शऊरी काम है आपका। मेरा कहने का मकसद एक्टिविस्ट बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो आपका एक्टिविज़्म है, इल्मी और अदबी लिहाज़ से, और जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आप बात करती हैं ना, दोज़ आर वेरी इम्प्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको ढूँढ के यहाँ तक पहुँची। बहुत अच्छा शुक्रिया कि आपने ढूँढने में, लेकिन मुझे ढूँढने में आपको मुश्किल नहीं हुई फ़ेसबुक पे जो भी आपका ज़रिया प्लेटफ़ॉर्म था, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हाँ करती हूँ जी। कि जो भी 2 लाइनें भी लिखूँ तो उसमें कोई मैसेज हो फॉर द ह्यूमन बीइंग्स जो कि उस हिदायत को पाना चाहती हैं। हिदायत के मायने बड़े हैं वसी। तो जो मेरा मकसद बेसिकली मेरी फ़ोकस ह्यूमन बीइंग्स के वो रवैये जो घरों से परवरिश पाते हुए दुनिया में फैलते हैं और जो भी सिनेरियो हमारे सामने आता है वो आपकी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम ये बात भी करना ज़रूरी है कि गिम्मी टीवी यूके किस तरह से अपने मेहमानों की को चूज़ करता है। और वो टोटली ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताती जाऊँ, एक तो अगर आपको हमारे मेहमान जिस तरह से बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है,
और हमारा मेरा ख्याल है कि ये उन चैनल में से एक चैनल है जो कि इल्मी अदबी ही काम कर रहा है और ऑर्गेनिक वे से कर रहा है। कोई हमारा कमर्शियल इसमें पर्पस नहीं है, शऊर देने और सीखने का अमल ही हम उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि नई बुनियादें वही रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई हैं, मुझे बहुत अच्छी आपकी ये बात लगी। आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुत कुछ आप लिख रही हैं, वालदैन के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं वो कैसे उनके बच्चों पर असरअंदाज होती हैं। ये एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया के लोगों को, वालिदैन को पता होना चाहिए। शगुफ्ता साहबा, मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स तो एक डायग्नोसिस है इंसानी रवैयों और उनके अमराज की तशखीस का। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वन ऑफ द डिसऑर्डर्स हैं जो ह्यूमन एबनॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमें पढ़ाए जाते हैं, और हर जगह और बहुत से फील्ड्स में इसका होता है। यूं तो बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, बल्कि डिसऑर्डर्स ही नहीं बल्कि वालिदैन का हर मस्बित और मनफी रवैया बच्चों पर असर अंदाज बहुत डीपली और प्रोफाउंडली होता है। उससे हम बिल्कुल भी कतई हम उससे सरफे नजर नहीं कर सकते। लेकिन आपने स्पेसिफिक मुझे एक सवाल ये किया है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पर्सनैलिटी। एजुकेशन से मेरा ताल्लुक रहा है और जी। अमूमी रवैये भी हम देखते हैं ना, तो उसका बहुत ज्यादा हमारी नई नस्ल पे बहुत उस चीजों का असर बिल्कुल। है। तो फिर हम जो वो बुनियादों की बात करते हैं तो फिर हम, मैं इसलिए मैंने आपसे ना सबसे जी, पहले पेरेंट्स के हवाले से सवाल किया। जी। मुझे अपना लिखा हुआ ये जो लाइन आपने बताई है कि वही रख सकते हैं जो वाकिफ हों। अब किसी को इदराक ही नहीं है, जिसे कहते हैं कि तौबा इस्तगफार करो, तो तौबा इस्तगफार हम क्यों करें जब तक कि हमें उस गुनाह का ही नहीं पता। हमें उस फहम होना चाहिए कि हमने क्या किया, हमने कल क्या खाया था जो हम बीमार पड़ गए। तो वो तौबा का या बुनियाद रखने का अब हमें इसी तरह से, जिस तरह से जिस्मानी अमराज के लिए हमें इल्म होना चाहिए कि हम ये किया था तो हमें ये प्रॉब्लम हुई, ये खाया था तो ये प्रॉब्लम हुई, तो इस ये बुनियाद हम तभी हम खोज सक नई बुनियाद रख सकेंगे। अब हमने ऐसा नहीं करना, तो ये क्रक्स ऑफ द लाइफ है। इसी तरह से जो माशरती ढांचे में, घर में, स्कूल में, या आलमी लेवल पर भी देख लें, यूनिवर्सल लेवल पर भी, कि हमें इल्म होगा उस जख्म का या उस प्रॉब्लम का, तो ही हम उसको रिमूव कर सकेंगे। इसी तरह से हर वॉक ऑफ लाइफ में हमें इल्म होगा कि मैं क्यों फेल हो गया या फेल हो गई, मैंने ये नहीं पढ़ा था। अब अगर मुझे इल्म ही नहीं है कि मैं क्यों फेल हो गई, तो मैं दोबारा बुनियाद रखते वक्त उस चीज को नहीं पढ़ूंगी जिसमें मैं फेल हो गई थी, जिसको ना पढ़ के। तो इसी तरह से हर हर शोबे में ये बात आती है। शादियां खराब हो रही हैं, माँ बाप के ताल्लुकात खराब हैं। बहुत हम बहुत हम बहुत कहीं हम ये चीजें देखते हैं, मगर हम जाते और पहुंचते कहीं पर है। नहीं, सही कह। पहुंचते कहीं पर है। हम्म, हम ईंट कोई टूटी हुई होती है तो मरम्मत किसी चीज की कर रहे होते हैं, और की। हम्म, तो इसी पर मैं बेस करते हुए अपनी सारी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हूँ कि हम्म, ये प्रॉब्लम है और ये मसला है, इसको हम फिक्स करेंगे तो ये ठीक होगा, और ये ठीक होता होता फिर आगे चलेगा। आपका सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, वैसे तो डिसऑर्डर्स साइकोलॉजिकल बहुत से हैं। एक मैनुअल है पूरा जो कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और फिर साइकोलॉजिस्ट उनके ऊपर बुनियाद रखते हुए अपने मरीजों का इलाज करते हैं। हम्म, लेकिन ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये द मोस्ट डिफिकल्ट डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स इन द क्लिनिकल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इवन द क्रिमिनल साइकोलॉजी, जिनका दुरुस्त करना नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का आपने जिक्र किया कि अगर घर में पेरेंट्स हों तो हम्म, बच्चों को कैसे इफेक्ट करते हैं। हम्म, एक तो ये कि ये बहुत मुश्किल डिसऑर्डर्स है। दो हम्म, वजूहात हैं इसकी, दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि जेनेटिक, जी। इसमें हम्म,
फैक्टर बहुत बड़ा हम्म, है। जेनेटिक्स में आपकी विरासत में जराइम की खसूसियात, फितरत या मुजरिमाना खसाइल के अवामिल शामिल होते हैं जिनको हम कैसे ठीक कर सकेंगे जब हम्म, तक कि हमें वहां तक उस बुनियाद तक नहीं पहुंचेंगे, हो ही नहीं सकता। हम्म, अच्छा, दूसरी चीज ये कि चूंकि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, एक तो ये मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स में भी आता है ये। अगर किसी खानदान में जुर्म की तारीख पाई जाती है हम्म, तो बहुत मुमकिन है कि उसके बच्चे या उससे अगली नस्ल के बच्चे या हम्म, कहीं भी ये जीन्स उसको मुंतकिल हों और वो फितरत उसकी वैसी बन जाए। हम्म, दूसरी बात ये कि अगर ये यही वालिदैन जो कि मुजरिमाना खसाइल के जीन्स लिए हुए बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम्म, उनकी तरबियत के अंदाज भी तो मुजरिमाना होंगे ना। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल आप सही कह, शऊरी बिल्कुल तौर आप सही कह। शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। अच्छा, बिल्कुल सही। अगर एक पर्सन अब मैं आती हूँ इस बात पर कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की चंद एक खसूसियात मैं आपको बताती हूँ जी। कि ये लोग बिल्कुल कठोर, बेहिस, झूठ बोलने वाले, हम्म, खसाइल, झूठ बोलना हम्म, और धोखाधड़ी हम्म, और कंट्रोल करना, हम्म, और इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट, चार पांच छह अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को लेते हैं तो उनमें सब में नुमाया खसूसियत जेलसी की प्रॉब्लम की है, जो कि मैं बिल्कुल आपको इस सवाल के बाद मैं उस तरफ ही ला रही थी, क्योंकि आपने इतने आर्टिकल्स लिखे हैं और कमाल के लिखे हैं, मैं आपको थैंक बता नहीं यू। सकती। कमाल के, मतलब बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन आपने जिन इश्यूज पे किया है, जैसे आपने बात की, मेरे नॉलेज के लिए भी, खैर ये मैं खुद भी बहुत सीखती हूँ आपके आर्टिकल्स के साथ, थैंक यू। आपको पढ़ के, कि बहुत सारे रेप होती हैं, हर बात करते हैं हमारे यहाँ। जो नोटिस होता है ये जिस पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, वो ज्यादातर यही है, सेक्सुअल रेप और इस तरह की बातों पर करती हैं। आपने कैटेगोरिकली आर्टिकल लिखा जिसमें आपने इमोशनल रेप की बात की, और उससे जो शदीद किस्म के नफ्सियाती मसाइल होती हैं, उसकी वजह से आगे जनरेशन्स खराब होती हैं, उस पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये नहीं पता। इमोशनली रेप का टर्म आपने जो बताई है कि जी। वो क्या है। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं उस पहली वाली बात को जी, खत्म कर उसके दूं कि साथ ही उसको अगर आगे लेके जी, चलते हैं। जी। आगे लेके चलेंगे। चूंकि मुजरिमाना खसलतें रखने वाले डिसऑर्डर्स के वालिदैन घर में मौजूद हैं, वो हम्म, एक वाल पेरेंट भी हो सकता है, यानी दोनों इसको भी हम हो लफ्ज सकते कहेंगे एक शरीके हयात भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और हो सकता है फैमिली में कोई और भी ऐसा ही हो, या रोल मॉडल के तौर पर, हैं। या करीबी एक्सटेंडेड फैमिली में। हम्म, और ज्यादा बिगाड़, चले एक्सटेंडेड फैमिली में भी चले बच्चा निकाल लिया हमने, हटा हम्म, लिया हमने, हम्म, पर अगर वालिदैन में से एक, दोनों या किसी एक में जेनेटिकली आ रहा है तो बच्चे में तो खुद ही आ जाएगा ना। हम्म, हम्म, और अगर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लोग, जिनके बहुत सी कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, जिसमें ओसीडी, नार्सिसिज्म, साइकोपैथ, आप जानते होंगे और हर एक को पता है आजकल तो, अगर वो हैं तो वो अपने बज़ाहिर दिखने में अच्छे लग रहे होंगे पर वो तरबियत में वही कर हाँ, रहे होते हैं जो उनकी फितरत उन्हें मजबूर कर रही होती है, जिसमें बेसिक फैक्टर तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का जो सेलिएंट फीचर है वो जेलसी, कंट्रोल और धोखाधड़ी है, हम्म, और डिप्लोमेसी, आई मीन दिखने में कुछ नजर आना और कुछ चीजें मुनाफकत। कुछ हाँ, ना, बिल्कुल, हाँ। मुनाफिक, जी जी, मुनाफिकत इसके लिए बेस्ट लफ्ज है। जब वो लोग, वो वालिदैन ऐसा कर रहे हैं, वो बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो जीन्स में भी आ रहा है और उनकी तरबियत में भी आ रहा है और उनके रोल मॉडल में भी वो हम्म, खसाइल खफीफ और सटल तरीके से हम्म, बच्चे को मुंतकिल हो रही हैं। हम्म, देखने में लग रहा है कि हम बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे को दाखिल किया हुआ है, बाप बाप लगे हुए हैं पीछे, हम्म, बट फितरत से मजबूर वो शरीके हयात जिन्होंने वो बच्चा पैदा किया वो मुंतकिल कर रहे हैं। हम्म। झूठ बोलना, हसद करना, बच्चा सीख रहा है कि मेरा बाप मेरी माँ दोनों में, हम इसमें हम जेंडर पे नहीं नहीं, जाएंगे। हम वो नहीं हम चाहते, बिल्कुल चूंकि आप सही कह। हम चूंकि नफ्सियात के तालिब इल्म हैं, हम मसीहाई करते हैं, डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट का काम जेंडर पे नहीं है बल्कि इस बात पे है कि ह्यूमन बीइंग आगे क्या कर रहे हैं। अब हम्म, वो झूठ, बाप
बोल रहा है या कंट्रोल कर रहा है, हम्म, बीवी से जेलस हो रहा है, उस जेलसी में वो क्या कुछ नहीं कर पा सकता, करता है। चाहे बच्चे के सामने ना भी करे, मगर बच्चा देख रहा, सेंस कर रहा है, स्मेल कर रहा है कि मेरा बाप मेरी माँ से, और दूसरी सूरत में मेरी माँ मेरे बाप से और उसके रिश्तेदारों से हसद कर रही है। हम्म, चुप चुप चुप, उसको नहीं बताना, अब्बा को नहीं बताना, अम्मी को नहीं बताना, ये बात यूं नहीं करना, ये आ गई ना झूठ की बातें। फिर वो जो खफीफ तरीके से एक शरीके हयात कंट्रोल कर रहा है, हसद कर रहा है, और हसद में वो बहुत कुछ कर रहा है, तो बच्चा आसानी उन चीजों को इंटरनलाइज हम्म, करके वही शख्सियत डेवलप कर रहा है। देखने में हम उसको एटिकेट सिखा रहे हैं, अच्छे खाने खिला रहे हैं, हम्म, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो फितरत एक तो जेनेटिकली मुंतकिल हो रही है, दूसरे इंटरनलाइज हो रही है अपने सराउंडिंग से, जो टॉक्सिक टॉक्सिक बिहेवियर समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से एक विक्टिम बन रहा है और बच्चा उस विक्टिम को देख रहा है। हम्म, और या तो वो विक्टिम के साथ हो जाएगा, लेकिन बहुत चांसेस होते हैं कि वो विक्टिम के साथ नहीं होते, वो उस शख्स के साथ होते हैं जो विक्टिमाइज कर रहा है, उसकी वो पार्टी, उसकी वो सप्लाई बनकर दो हम्म। ग्रुप बन जाते हैं घर में। तो यहीं से सब क्राइम्स की आगाज होता है। आगाज हो जाता है। क्या खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अभी अगर हम इमोशनल रेप की तरफ आए तो उस पे भी इमोशनल, मुख्तसर सी आप रोशनी आमतौर पे डालिए। आमतौर पे ये कहा जाता है कि इमोशनल रेप फिजिकल रेप है, हम्म, मार, तशद्दुद, हम्म, अब्यूज, हम्म, फिजिकल अब्यूज, हम्म, ठीक है, उसके तो जख्म नजर आ जाएंगे नील पड़े हुए, हम्म, दर्द हो जाएगा, ठीक है, उसकी शिकायत हो जाएगी। हम्म, पर इमोशनल रेप है जो कि अगर बड़े के साथ होता है, वो बर्दाश्त करने के बाद कुछ अरसे बाद उसको बता देता है कि मेरे साथ ये इमोशनल रेप हुआ, ये अगर उसमें कुछ शऊर है। हम्म, लेकिन बच्चा नहीं बता सकता, उसके साथ उसकी नन्ही सी जान को पैदा होने से पहले ही उस इमोशनल रेप का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। और हम्म, जब वो पैदा होता है, तो मेरी तजुर्बात और नजरियात और मेरी नॉलेज के मुताबिक बहुत पहले दिन से बच्चे को अलग सुलाना माँ और बाप से, कम से कम 3 साल तक तो उसे अलग तनहा कमरे में नहीं लिटाना हम्म, हो। आई मीन ये मेरी ओपिनियन हो सकता है कि मैं इसमें गलत भी हूँ, लेकिन अ, इतने सालों की तजुर्बात, अपने बच्चे, दूसरों के बच्चे, और अपनी अपने इल्म की बुनियाद पर, मुशाहिदे की बुनियाद पर, अगर मैं अपने आप को भी देखूं ना, मैं तो 10 साल की उम्र में भी अलग कमरे में सोते हुए डरती थी। हम्म। तो क्या वो नन्हा सा वजूद तन्हा लेटा हुआ, बिस्तर गीला हुआ हुआ है, और उसको वो उस ठंड में इनसिक्योर फील कर रहा है कि मुझे तो पूछने वाले कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। पूछने वाला, हम्म, वो इनसिक्योरिटी, हम्म, वो फिर उसके बाद उसका लम्स का ना होना, हम्म, चाहे माँ से हो, बाप से हो, या हम्म, घर के बाकी अफराद से हो, हम्म, ये एक चीज बच्चे के अंदर वो रेप होता जा रहा है, वो हम्म, डरता जा रहा है, थकता जा रहा है, नहीं हम्म, बताएगा। लेकिन वो बताएगा तो कब बताएगा, जब वो आप तैयार होंगे कि जी ओके, नाउ माय चाइल्ड इज रेडी टू गो टू स्कूल, मगर स्कूल में जाकर वो अपने सारी इनसिक्योरिटीज को सामने ले आएगा। एग्जैक्टली। एक दूसरे, उसकी फिजिकल हेल्थ का भी निग्लेक्ट करना, हम्म, अ, मेरा ख्याल है कि, आपको मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि जी बच्चा बीमार है तो उसको बहादुर बनाओ, कुछ नहीं हुआ, मगर साइकोलॉजिकल रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आप तीमारदारी का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हम्म। हम क्यों जाते हैं तीमारदारी करने को, उसको एहसास हो कि मुझे कोई पूछने वाला है, बिकॉज ये इट वी आर वर्क्स अ विद यू। लॉट, हाँ, बिल्कुल। वी आर विथ यू, हाँ, और वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ वेलबींग के लिए हाँ, बहुत हाँ, जल्दी जल्दी ठीक होता है। तो हम्म, बच्चे को हम, अगर बीमार बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, दवा की अदम दस्तयाबी, उसकी फिजिकल आराम की अदम दस्तयाबी, उसको पूछना बेटा क्या हुआ, तो ये चीजें जो जो जितनी हम उस बच्चे से हम अवॉइड करते हैं, उसको लोग कहते हैं ना, इसको पुचकारो नहीं, इसको नहीं, ठीक देखो नहीं, ठीक हो जाएगा भाई, खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो प्यार का पूछना है ना, वो बच्चे को नरम मिजाज रवैये बनाता है। बे- क्योंकि कल को मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे स्कूल में लोग बीमार होंगे, तो मैं भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको करूंगा। अदरवाइज ये जो इमोशनल रेप हो रहा है, उसकी फिजिकल या फिजिक या उसकी जिस्मानी हालत को
या जिस्मानी तकलीफ को निगलेक्ट करने का, वो कठोर से कठोर सख्त होते हैं, ओके मुझे बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं करता चला जाऊंगा, हम्म, लेकिन वो फिर कठोर कैलोस बिहेवियर और एम्पैथी एपैथी सारा कुछ जो है ना वो उसमें गड़बड़ होता है, और वो बच्चा कहता है ठीक है ये दुनिया मुझे नहीं पूछा, मैं भी नहीं मैं क्यों पूछूंगा। पूछूं? अभी आप देखें सादिका जी, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ राइटर एज वेल, आप देखें कि अब हम और अक्सर जब बैठते हैं तो कहते हैं जी पहले के लोग बहुत अच्छे थे, अब रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा, रिश्तों की तकद्दुस वाली बात ही नहीं, इतनी भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही, बहन भाइयों के रिश्ते, फैमिली के रिश्ते, फिर आगे ये हर कोई जिक्र करता है, कोई इसका रूट कॉज क्यों नहीं देखता और क्यों नहीं उसको समझने की कोशिश करते? या फिर इसका आपकी नजर में एज ए साइकोलॉजिस्ट, आपने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको टेक इस शो में जरूर ये लेके जाना चाहती हूँ कि इसका क्या हल है और लोगों को क्या चीज है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी हैं जहाँ पे रिश्तों का तकद्दुस है भी, लेकिन बहुत आटे में नमक के बराबर है, और फिर लोग कहते हैं हाँ जी पता नहीं कैसे बाहर के असरात हो गए, ये हो गया वो हो गया। आप क्या समझती हैं? शगुफ्ता जी उसमें यही बात जो मैं अभी आपको इमोशनल रेप की बता रही थी, ये उससे कि ही रिलेटेड हो गया उससे ना। रिलेटेड है कि मैंने आपको दो तीन बातों का मेंशन जिक्र किया है कि ये लम्स जैसे हग्स हैं, जप्फी डालना, ये हम वो इमोशनल रेप करते करते या और बहुत सी चीजें उसमें शामिल कर देते हैं। बच्चा जिनसे प्यार करता है, एक शरीके हयात उस वही फैक्टर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कि हसद के फैक्टर की वजह से बच्चे को इमोशनल रेप हो रहा है, क्योंकि एक शरीके हयात दूसरे अपने हस्बैंड या वाइफ को हम्म, पीछे, बच्चे को उससे अब पीछे कर रहा है कि नहीं मैंने कंट्रोल करना है। तो जब हम कंट्रोल करने के लिए बच्चे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो बच्चे के अंदर उस दूसरे वाले अब्बा या अम्मा के खिलाफ पहले नफरत है कि क्यों मुझे क्यों दूर किया जा रहा है, मस्ट बी हम्म, समथिंग रॉन्ग। हम्म, फिर मुझे क्यों अपने मेरे पैटर्नल या मैटरनल साइड के लोगों से दूर किया जा रहा है, हम्म, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। तो वो पहले तो वो हैरान होता है क्यों, फिर जब उसको पक्का हो जाता है तो वो भी उसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के वालदैन में से किसी एक के साथ लग के वैसी वैसे ही होता है। करना शुरू अच्छा, कर दे। अब माँ या बाप दोनों में से कोई एक, विदाउट हम जेंडरलेस टॉक करेंगे, कोई हम्म, एक माँ या बाप हम्म, रिश्तों से हसद कर रहा है, हम्म, हस्बैंड हम्म, ससुराल से कर रहा है, बीवी माँ भी ससुराल वालों से कर रही है, हम्म, तो जब वो नफरत कर रही है तो वो तकद्दुस की पामाली ही हो रही है ना। बिल्कुल हो रही, एक बिल्कुल। एक हस्बैंड, मर्द की बात करती हूँ, वो अपनी बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं कर रहा तो बच्चा देख रहा है, वो हम्म, बीवी अपने इन लॉज की इज्जत नहीं कर रही तो बच्चा देख रहा है, तो तकद्दुस तो हमने पामाल खुद ही कर खुद से लिया ही ना। कर लिया ना। बच्चे का क्या कसूर है, हाँ, बच्चा तो बाद में करेगा। हम्म, पामाली का बच्चे की बारी बाद में आएगी, पहले तो हम नहीं तो कर रहे, हम अगर, उसको सिखा रहे हैं, हम उसको सिखा हाँ रहे हैं। सही कह रहे और हैं। इंटरनल ना भी सिखा रहे हो, हम्म, कॉन्शियस एफर्ट ना भी हो, हमारे रोल मॉडल्स अनकॉन्शियसली उस बच्चे को सामने है और वो इंटरनलाइज कर रहा है, हम्म, और इंटरनलाइज करते हुए कल को वो भी हस्बैंड वाइफ बनेगा तो तो वो वो भी रिश्ते वही की चीज पामाली रिपीट करेगा। करेगा जो उसने साले से सीखा है। नफरत, नंद से नफरत, भाई हम्म, से नफरत, हम्म, सास से नफरत, जेंडरलेस में बात कर हम्म, रही हूँ, तो हम्म, वो बच्चे ने भी उसी तरह का बनना है। हम्म, एक बात मैंने अभी रिसेंटली एक कॉलम में लिखी है कि रिश्ते जब पहले तय हुआ करते थे, कहते थे कि ये बच्चा माँ बाप का बड़ा फर्माबरदार है, तो अब ये वैल्यूज चेंज हो गई है, ये बच्चे से शादी ना करो क्योंकि ये माँ बाप के मम्मी डैडी बच्चा है, माँ बाप की मम्मी खिदमत डैडी इज्जत। बच्चा है, बिल्कुल आप सही ये कह नफ्सियात ये बताती है कि जो हस्बैंड यानी एक मर्द अपने माँ बाप की इज्जत खिदमत एहतराम करता है, वो एक अच्छा फैमिली मैन, अच्छा जिसने खुद दादा दादी की इज्जत की हो, माँ बाप की इज्जत खिदमत रहे। की, वो अपनी बीवी बच्चों को भी इंसान समझती हो। इसी तरह से यही बात हमारी औरत यानी माँ पर माँ पर लागू भी। होती है। तो रिश्तों का तकद्दुस हम खुद पामाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ फितरती तौर पर कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से या हमारे वैल्यूज की नहीं। आप देखिए कि गानों में भी शादी की खुशी के मौके पर सिठनी और गालियां दी जाती हैं, आपको पता है, हम्म, वो वहां से नफरत का आगाज होता है। आगाज। हम मेहंदी रख रहे हैं, मायनू रख रहे हैं, मगर सिठनियों का
जो तबादला ख्याल है वो हम पहले दिन से शुरू कर देते हैं। हम्म, तो वो नफरत से ही तो आगाज, हम हम्म, बस मुनाफिकत की आड़ में, हम शादी की ढोलकी की आड़ में हम गाने भी वैसे बना रहे हैं हम्म, जैसे हम्म, सस कुटनी। तो ये देखिए नफरत के जुमले कहाँ से हाँ, शुरू हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्टली, हमारी वैल्यूज का हिस्सा बन गए हैं। वो नफरत और हसद, हम्म, शादी कर रहे हैं, आप हम्म, दो खानदानों को जोड़ रहे हैं, जोड़ मगर रहे, खुशी लेकिन क्या हम कुछ खुशी और रहे हैं, कि बिल्कुल हम सही। कुछ कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो कल को उस बच्चे ने थोड़ा सा बड़ा होना है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने भी एक बचपन में एक शादी अटेंड की। मैं कराची से पंजाब आई शादी अटेंड करने, तो वहां पे एक शादी का कल्चर देखा, तो वो सिठनियों का मुकाबला हो रहा था। तो मैंने अपनी कजन से पूछा ये क्या, तो उन्होंने कहा ये सिठनियां रवाज होता है। तो मैंने कहा इसमें तो गालियां और बद्दुआएं और ये सारा है। हम्म, तो यानी कि मैं अगर उस उम्र में छोटी थी, तो अगर मुझ में ये सोचने शौरा, की आदत हाँ, शौर ना होता, शौरा, तो मैं इस बात पे गौर ना करती। तो मैंने कहा नो, इट्स टोटली द फाउंडेशन इज बीइंग लेड ऑन द हम्म, मुनाफकत। तो हम्म, हम क्यों कर रहे हैं? तो वो चीज फिर जब दुल्हन या दुल्हा बच्चा पैदा करने के अमल से गुजर रहे होते हैं, पालने के अमल से गुजर रहे होते हैं, तो वही जेलसी और हसद आती। उनकी आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल होता है। तो राधिका आपके जी, सवाल का जब हमारी गपशप इतनी अच्छी जा रही है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम हो रहा है। मैं आपसे जल्दी जल्दी दो सवाल और करूंगी। आपने जी एक जी आर्टिकल बहुत जबरदस्त लिखा और आपने बड़ी अच्छी बात की, जो कि मैं वाइडर वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप कहती हैं कि एक नफसियात दान होने के नाते से आप समझती हैं कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट लेना शादी से पहले जरूरी है। ये आपने कैसी बात कर दी? यहाँ पे तो प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं, और आप कह रही हैं कि मेंटल हेल्थ का, ये बड़ी देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, बताइए। ये मेरा आइडियलिज्म है और आइडिया, इसको चाहिए, मुझे जरूरी है, मैंने तो जरूर लिखा है, मैंने हाँ, साथ में ये भी लिखा चाहिए है कि भी लिखा है। चाहिए, ought टू बी। तो जब ये मेरा एक आइडियलिज्म है कि ऐसा होना चाहिए। बहुत नामुमकिन है, मगर मेरे नजदीक हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। 17 पूरे साल नहीं, कई साल हम शादी की तैयारी में पैसा, एवरीथिंग, कपड़े, लहंगे, गरारे, हर चीज बनाते हैं। हम्म, और इसमें मुझ पर ये भी क्रिटिसिज्म हुआ कि जी भी जो मोहब्बत की शादी है उसका क्या होगा, वो तो एट द वेरी साइट, फर्स्ट साइट लव को आ तो सत्यानाश कर दिया। हम्म। पहले जालिम समाज होता था शादी को खराब करने के लिए, अब सर्टिफिकेट बना दिया। साइकोलॉजिस्ट बैठ गए। हाँ, साइकोलॉजिस्ट क्रिटिसिज्म तो, मैं सर्टिफिकेट। आपको बताऊं, क्रिटिसिज्म तो ऐसे लोग करते हैं, हर किसी ने अपनी सोच के लेकिन हवाले। मुझे ये क्रिटिसिज्म अच्छा लगा, क्योंकि ये पहलू है कि एक तो सर्टिफिकेट महंगा है लेना, नंबर टू अगर हम पाकिस्तान में सर्टिफिकेट लेने जाएं झूठा मिलेगा, झूठ, और तीसरे ये कि अगर कोई वाकई साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट और पर्सनालिटीज हो, वो तो बड़ा अच्छा दिखेगा ना, बिल्कुल उसका तो लिखेगा। सर्टिफिकेट ठीक हाँ जी, लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ इन बहुत मुल्कों में नामुमकिनात तो, है। कनाडा में, इंग्लैंड में, यहाँ तो वो आपकी हर बात वो बिल्कुल बता। अच्छा, अभी रह गए हमारे पास 4 मिनट, उसमें मैं आपसे पहले एक सवाल कर लूं कि आपने कहा, बड़ी प्यारी बात आपने लिखी है एक और आर्टिकल में, क्योंकि मैंने आपकी रिसर्च के लिए आपके सब आर्टिकल्स पढ़े हैं, और फिर उससे से थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि नेक नियति यानी कि सच्चाई और शऊर की रोशनी में जिंदगी गुजार कर तो देखें। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस, क्यों लोग सच्चाई की जिंदगी गुजारना चाहें, जबकि झूठ बोल के, फ्रॉड करके, करप्शन करके उनको घर मिल रहे हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, सिस्टम ही कुछ और का और हो गया, तो एक सच्चा बंदा शाउट लेके क्या करे? इसका आप प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल, यानी कि ये बात फैशन में ही नहीं रही, वैल्यूज हमारी चेंज हो गई हैं, क्राइटेरियाज हमारे चेंज हो गए हैं, हमारा सिस्टम चेंज हो गया है, असरी तकाजे चेंज हो गए हैं कि अच्छा, आजकल कौन कामयाब होता है जो बेईमानी नहीं करता, या झूठ सच बोलकर कौन, किसने तरक्की की? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहती हूँ, ये बिलीव करती हूँ कि झूठ और सच किसी के लिए नहीं बोले, आप अपने लिए बोल के देखें। एक झूठ बोलते हैं, उसकी बेचैनी, परेशानी, एंजाइटी आपको हफ्तों लगी रहती है, और उसके छुपाने के लिए आप दूसरा बोलते हैं। आपने तो चेन बना ली अपने लिए एंजाइटी और डिप्रेशन की, ओ मेरे से ये गलती हो गई, मैंने उसको धोखा दे दिया, मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं, या तो आप ठीक हो जाते हैं,
अपने आप को। लेकिन इस जमाने में ठीक करके वही क्या, आप क्यों गुजारे हैं ठीक, हम क्यों ठीक हों जब सारे लोग ठीक नहीं। हम्म, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी तो सोचे ना कि ठीक है, बहुत अच्छी दूसरों को बात मेरे, है। बहुत बहुत से बहुत से लोगों को मेरे इस झूठ धोखे मुनाफिकत से नुकसान पहुंच रहा है। मगर सच्ची बात पूछें कि जब मैं झूठ बोलकर कोई काम करूं तो मेरी एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी बढ़ जाए। अच्छा, ये ऊपर जाती अगर अगर तो मैं सच्चे दिल की नीयत की या शऊरी काविश रखती हूँ या मेरे अंदर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं है, लेकिन आपको हकीकत बताऊं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जो मुजरिमाना खसाइल के लोग हैं ना, वो भी इसी झूठ की जो पैथोलॉजिकल उनकी प्रॉब्लम है, उसका कंपल्शन है, वो सुकून में वो भी नहीं रहते। दे आर हाईली एंग्शियस, डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द, यानी many of them they commit suicide यस, after a long period of time. So मैंने कहा ना कि सच बोल के और नेक नियति से और शऊर में झांक कर तो देखें, आप ही को सुकून है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, नॉट दूसरों के लिए। थैंक यू इतना ही सो मच सादिका जी। मैं आपको ये आखिरी सवाल जो है, ये सवाल असल में आपसे मैंने एज ए आपकी उस पर्सनालिटी की और आपकी एज ए राइटर जो ह्यूमनिस्ट है, आप एक जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो आप लिखती हैं उसकी तरफ लेके आई थी। आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरह काम करते रहें। आपकी 2 किताबें आई हैं, हमें आपकी ज्यादा किताबें चाहिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके टाइम के लिए। थैंक यू फॉर द आप बेस्ट विशेस आपकी मोटिवेशन का। होप कि आई विल कंटिन्यू दिस वर्क। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और आपने मेरा मैसेज लिया, और मुझे थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता हम गिरी। आपको आगे भी जहमत देते रहेंगे। अभी टाइम जो है वो बिल्कुल 30 सेकंड रह गया है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, शुक्रिया के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको जब जब हम बुलाएंगे कनाडा ओ, से, आपने हमें एडवाइजेस देते रहना है। हम आपको एक मरतबा फिर तहे दिल से, और मैं जब मुझे कोई बहुत ही अच्छा गेस्ट लगता है तो मैं आपको लिए एक जादू की जप्फी, जो वर्चुअल जादू की जप्फी है, वो चले आपको मेरी तरफ से भी आपको बहुत प्यारी जप्फी, और खुदा करे कि ये मैसेज जो हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, ये लोगों तक सिर्फ 2 जुमले उनकी बुनियादों को रीबिल्ड करने में मदद दे, खुदा थैंक करे। यू, थैंक यू, खुदा थैंक हाफिज। यू शिगुफ्ता साहबा, थैंक यू, थैंक यू वेरी खुदा मच। हाफिज।